अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खास प्रोग्राम वक्त की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। आज का हमारा मौजू नहायत ही अहम, हसास और मौजूदा हालात में जेर बहस है। मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों पर है। मामला वक्फ कानून का है और सवाल यही है, क्या वक्फ कानून मुसलमानों के हक में है या कोई सियासी चाल है। वक्फ कानून 8 अप्रैल से मुल्क में नाफिज हो चुका है। लोकसभा राज्यसभा में तवील बहस के बाद वक्फ तरमीमी बिल पास हुआ और बाद में सदर द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी से यह बिल कानून बन गया है। हुक्मरान जमात जहां इसे मुसलमानों के लिए तारीखी इकदाम करार दे रही है, वहीं अपोजिशन पार्टियां इसे मुसलमानों की जायदाद हड़पने की कोशिश बता रही हैं। इस कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज किया जा रहा है, काली पट्टी बांधी गई है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं मुख्तलिफ राज्यों के, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, श्रीनगर, बिहार, पटना, इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पर इस बिल के खिलाफ लगातार मुजाहिरे, एहतजाज जो है वो एहतजाजों का सिलसिला जारी है और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इस कानून को वापस लिया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमों के रहनुमाओं का मानना है कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ लाया गया है। उनके मुताबिक हुकूमत मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत करके मुसलमानों की जायदाद हड़पना चाहते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जहां इस कानून के खिलाफ 20 से ज्यादा दरख्वास्तें दाखिल की गई है, जिस पर 16 अप्रैल को समाअत मुतवक्का है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला रहेगा, उसका सभी को इंतजार है। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि क्या वक्फ तरमीमी कानून 2024 अक़लियतों के हुकूक पर असरअंदाज हो रहा है या ये एक इस्लाही कदम है। जैसे कि सब जानते हैं कि वक्फ इस्लामी तालीमात का एक अहम हिस्सा है, जिसके जरिए सदियों से मुसलमानों ने तालीम, फलाह, इबादत और समाजी भलाई के लिए ज़मीनें और जायदादें वक्फ की है। मगर इस तरमीमी कानून ने कई सवालात खड़े किए हैं। क्या ये कानून मजहबी आज़ादी पर असरअंदाज हो रहा है? क्या ये सिर्फ शिफाफियत लाने के लिए हैं या किसी मखसूस तबके को निशाना बनाने की कोशिश है? क्या ये कोई सियासी चाल है या इसके पीछे कुछ और वजूहात है? क्या सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम तंजीमों को कोई राहत मिलेगी या नहीं? इसी पर आज इन्हीं मामलात पर आज खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और उनसे तमाम सवालात करेंगे ताकि सच और सियासत में फ़र्क किया जा सके और पर्दे के पीछे की असल कहानी क्या है उसको आपके सामने रखेंगे। आज की इस खास डिबेट में हमारे साथ खास मेहमान ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ प्रमोद कुमार जी रहेंगे, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के। शम्सी आज़ाद साहब हमारे साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। जगदीप सिंह जी हमारे साथ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान और कांग्रेस पार्टी के लीडर है। वहीं मोहम्मद इलियास शराफुद्दीन साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं बीजेपी के तर्जुमान शम्सी आज़ाद साहब, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि ये कानून मुसलमानों के हक में है, मुसलमानों के लिए मुसलमानों की बेहतरी के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान इस कानून के खिलाफ सड़कों पर है। क्या बीजेपी मुसलमानों को भरोसा दिलवाने में नाकाम हुई है या कानून लाने में जल्दबाजी हुई है? नमस्कार, आदाब आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को और इस खास मौजू पर बात करने वाले हमारे सभी भाइयों को भी तहे दिल से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जो कानून लाई है ये सिर्फ इस वजह से है कि जो वक्फ में लगातार खामियां आ रही थी, वक्फ में लगातार खुर्द-बुर्द करने का काम चल रहा था, वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का काम चल रहा था। वक्फ जो बनाया गया था, हमारे ख्याल से आप लोग सभी साहिब फहम लोग हैं, बताने की कोई बात नहीं, लेकिन जो मकसद था हमारे वाकिफ का जी, वो यही मकसद था कि कम से कम हम ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेस है, ये जो हमारी इमारतें हैं, ये जो हमारी यादगार इमारतें हैं, जो हमारी ज़ियारत गाहें, इबादत गाहें, इनको कहीं ना कहीं हम महफूज कर सकें, इनको बचाने के लिए। और इससे जो आमदनी आएगी उसका कुछ हिस्सा जो है कम से कम यतीमों, बेकसों, बेवाओं, लाचारों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उनसे कहीं ना कहीं उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल खोले जाएंगे, उनकी तालीम के लिए स्कूल मदरसे खोले जाएं, उनकी तालीम अच्छी से अच्छी की जाए। जो जिनकी शादियां रुकी हैं कौम में, उन लड़कियों की मदद की जाए, जो बेवाएं उनकी कहीं ना कहीं से मदद की जाए। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत, उसके बिल्कुल बरदक हुआ, उसके बिल्कुल उल्टा हुआ
कि पिछली सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ मुतवल्ली और चेयरमैन अगर बनाए तो उन लोगों को बनाए जिनका सरकार में रसूख था, जो सरकार में अपने हनक रखते थे, जो कहीं ना कहीं माफिया थे, जो कहीं ना कहीं पैसा देकर इसमें इन्वॉल्वमेंट करते थे। और आप समझ सकते जब ऐसे लोगों के हाथ में इख्तिदार आता है किसी चीज का, तो हमारे ख्याल से कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचाया जाता। आज वफ का पता चला है कि आज इतने लाख वफ हमारे पास है, अगर उसकी आमदनी अगर जोड़ा जाए तो 13,000 करोड़ रुपए उसकी आमदनी है। लेकिन हुआ क्या, हमारे और जानकार लोग बैठे हुए हैं, न बात करते हुए सिर्फ अगर ये बताएंगे कि हाँ भाई इसके वक्त से हमारे घर में किसी को तालीम दी गई, वक्त की आमदनी से हमारे घर में बहू बेटियों की शादी की गई, वक्त की आमदनी से हमारे सर पे छत दी गई, हमारे यहाँ जो है इबादत गाहों को महफूज किया गया, ज़ियारत गाहों को बनाया गया, कहीं जो है मुसाफिर खाने खोल दिए गए। तो ऐसा कोई भी काम वक्फ ने नहीं किया जिसकी वजह से सरकार को ये कदम उठाना पड़ा कि जो वक्फ खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जो बेचा जा रहा है, जिसपे कब्जे गलत तरीके से किए जा रहे हैं, अब कम से कम नहीं हो सकेगा। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल लखनऊ में हुसैनाबाद ट्रस्ट है, जिसके जो है उसमें जेर सरपरस्ती जो है सारी चीजें आती है, जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज वो हिंदुस्तान में एक पहचान रखता है कि जब लखनऊ में कोई आता है तो उसको रूबी गेट, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, घंटा घर उसको दिखलाया जाता है। तो ये सारी चीजें हुकूमत ने की है। और अगर इसके पहले पार्टियों ने ऐसा कोई कानून बनाया होता जिससे ये होता कि कम से कम अच्छे लोगों को मुतवल्ली बनाए, अच्छे लोगों को चेयरमैन बनाया जाए, जिसकी आमदनी से कहीं ना कहीं गरीबों मजदूरों की मदद की जाती, तो हमारे ख्याल से सरकार को इस कानून के लाने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार ने तो देखिए बहुत बड़ी जो है पहल की है, जिसके तहत ये है कि विपक्ष जो है, हमारे जो अपोजिशन पार्टी है, वो इन लोगों को भड़काने का काम, वो इनको बहकाने का काम कर रहे हैं। खुद कोई पार्टी, आप ये समझ ले कि बहुत बड़ी बात अगर मैं कहने जा रहा हूँ कि प्रियंका गांधी जैसी समझदार और जिम्मेदार जो है लेडीज ने, जो अपनी पार्टी के मजबूत नुमाइंदी हैं, उन्होंने भी इस बहस से बाहर होने का रास्ता लिया। और राहुल गांधी ने इस पर एक अल्फाज नहीं बोला पार्लियामेंट के अंदर कि अगर वो बोलते, और आप इसके आप इनको ही अगर क्या कह लें, जिस पर हमको बहुत भरोसा था अखिलेश यादव को, ये लोग अगर शमशी आजाद साहब, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान के पास में चलूंगा। जगदीप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी भी इस बिल के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट में भी आप पहुंचे हैं। इस बिल के खिलाफ आपने कांग्रेस पार्टी ने अर्जी दायर की है। आखिर कंट्रोवर्सी क्या है? कांग्रेस पार्टी को इस कानून में क्या गलत लग रहा है? जगदीप सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए। जी जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, अपनी बात कीजिए। तो ललामी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि कल तक जो हिंदुओं की ठेकेदारी का, हिंदुत्व की ठेकेदारी का दम भरते थे, अब वो मुसलमानों के भी खैर ख्वाह हो गए। जी, मैं पूछना चाहता हूं, बाकी बातें बाद में करेंगे, हरियाणा में ईद की छुट्टी को खारिज करने वाले ये लोग आज देश की लोकसभा की बात हो, तमाम विधानसभाओं या विधान परिषदों की बात हो, एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि को मौका ना देने वाले ये लोग आज यूपी के अंदर ड्रोन के जरिए कौन अपनी छत पर नमाज पढ़ रहा है ये तय करने वाले लोग, और तो और कांवड़ यात्रा में आपका मजहब पूछकर आपकी दुकानदारी तय करने वाले लोग आज मुसलमानों के खैरख्वाह बने हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी आपने कहा पहला आरोप जो इन्होंने लगाया कि माननीय राहुल गांधी क्यों नहीं बोले, तो भाई साहब ये गुजरात लॉबी की दो लोगों की पार्टी नहीं है। यहाँ पर वो लोग बोले जिनको इस विषय विशेष की बड़ी गहनता से जानकारी थी। इस पर इमरान प्रतापगढ़ी बोले, इस पर डॉक्टर नसीम बोले, और ऐसा बोले कि आपकी जो सरकारी प्रतिनिधि वहां पर बैठे थे, सांसद बैठे थे, वो बगले झांकने लगे। और मैं पूछना चाहता हूं, आप पिछली सरकारों पर इल्जाम लगाते हो, आपने सेक्शन 14(1) का हवाला दिया महिलाओं के नाम पर, वो पहले से वक्फ के नियमों में दर्ज थी। आप सेक्शन 40 की बात करते हो कि टर्मिनल में नहीं जा सकते या टर्मिनल के बाद बाकी कोर्ट्स में नहीं जा सकते। सेक्शन 40 इसको क्लियरली ब्रीफ करता है। इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताना शुरू करूं तो सेक्शन 32, सेक्शन 4 जिसमें लिमिटेशन एक्ट तक लागू नहीं होता, और इसके अलावा सेक्शन 92, 95, और यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि तमाम तरह की सेक्शंस जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, सेक्शन 77 जो ये तय करेगी कि आमदनी का क्या क्या जरिया होगा। पहली तो बात, ये सरकार की जगह नहीं थी,
तो आपको किसने बोला कि आप यहां पर आकर ठेकेदारी करें? ये मुसलमानों की जगह थी। मुस्लिम शासकों ने या मुस्लिम रईस लोगों ने ये जगह जो है दान की थी। तो भाई साहब, आप कौन है इसमें आकर अपना वो प्रतिनिधित्व दिखाने वाले? और फिर आपने 2 गैर मुस्लिम लोगों को यहाँ इसमें शामिल करने का एक तरह की साजिश रची। फिर उसके बाद आपने डिप्टी कलेक्टर्स का नाम बीच में डाल दिया। फिर आपने महिलाओं की बात की। तो मैं आपको ये बता दूं मुख्तसर सा, साजिश ये है कि अब आने वाले वक्त में पुरातत्व विभाग को एक जरिया बनाकर कोशिश होगी कि उन तमाम बड़ी और अहम तरीन बिल्डिंगों को जो ऐतिहासिक है, जिनका कोई भौगोलिक महत्व है, उन पर काबिज हुआ जाए। यही इनकी सोच है। और वक्फ कानून संविधान पर घातक प्रहार है। और माफ कीजिएगा, अभी आपने बोला कि राष्ट्रपति महोदय महामहिम ने इसे पास कर दिया, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नसीहतें जारी की हैं इसी महामहिम हमारे राष्ट्रपति महोदय के लिए। तो मैं बता दूं कि इससे पहले भी बड़े सारे ठीक है जगदीप सिंह जी, इसका जवाब हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेंगे, लेकिन पहले मैं जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है मोहम्मद इलियासी साहब, इलियास साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ जो मुस्लिम तंजीमों के जो रहनुमा हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ये एक कानून है जो मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुसलमानों की मजहबी मामलात में मुदाखलत है सरकार की तरफ से? देखिए, वक्फ की जो जायदादें हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की मेहनत की कमाई की जायदादें, अल्लाह के लिए मुसलमानों ने, इंसानियत के लिए, मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए उसको वक्फ किया था जी। और लाखों करोड़ की ये जायदादें कहीं ना कहीं पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुसलमानों को सर्व भी कर रही थी, छोटे या बड़े पैमाने पर। अब सबसे बड़ा इल्जाम जो लगाया है मोदी, योगी, अमित शाह ने कि इसके अंदर करप्शन बहुत चल रहा था। तो मैं कहना चाहता हूं, हमारे पास 22 लाख करोड़ हमारे कौमी बैंकों के, नेशनलाइज्ड बैंक्स के, मेरे और आपके टैक्स के पैसों के बैंक के 22 लाख करोड़ अदानी अंबानी को बख्श दिए गए। करप्शन वहां पर भी है। इंडियन रेलवेज और एयरलाइंस को बेच दिया गया, अदानी को एयरपोर्ट्स के साथ टाटास को बेच दिया गया, करप्शन वहां पर भी है। आप देखेंगे हमारे तिरुमला की मंदिर में आंध्र प्रदेश के अंदर एक पुजारी के घर से 150 करोड़ का सोना और कैश निकला। करप्शन मंदिरों के ट्रस्ट में है, तो वहां पर भी जो सो आपको हाथ डालना पड़ेगा। वैसे ही एक डिपार्टमेंट बताइए, डिफेंस डिपार्टमेंट ले लें आप, कोई डिपार्टमेंट ले लें, कल ही छत्तीसगढ़ में 10,000 आदिवासियों को हटाकर 3,000 हेक्टेयर जमीन अदानी को दे दी गई। करप्शन वहां पर भी है, हर डिपार्टमेंट में करप्शन है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसा वक्फ को मोदी, योगी, अमित शाह एक्वायर कर रहे हैं गवर्नमेंट ने, क्या जितने दूसरे डिपार्टमेंट्स में करप्शन है उसको हम एक्वायर कर ले आकर कि भाई आपके नाक के नीचे लाखों करोड़ का करप्शन हो रहा है, हजारों करोड़ लेकर इलैया, मलैया, नीरव मोदी, मेहुल चोस्की भाग रहे हैं, तो अब वक्त आ गया कि वो हम एक्वायर कर लें। ऐसा नहीं होता। अगर कोई छोटा सा कहीं पर बीमारी है, कहीं पर बहुत बड़ा मसला है, उस मसले के खिलाफ कानून लाकर उसको कंट्रोल किया जाता है। करप्शन था वक्त में, करप्शन के खिलाफ सख्त कवानीन बनाना चाहिए था, ना कि पूरी वक्फ की जमीन को झड़पने के लिए नया बिल लेकर आ जाना। ये वाला तरीका सही नहीं था। दूसरी बात, मंदिरों के ट्रस्ट में मुसलमान नहीं जा सकता, मुसलमानों के करोड़ लाखों करोड़ों के ट्रस्ट में हिंदू आ सकता। ये एक अजीब बात हो गई। और तीसरी और आखिरी और अहम बात, पिछले 11 सालों में मोदी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, नियत और नीति मुसलमानों के ताल्लुक से ही नहीं, दलित, SC, ST, OBC, आदिवासियों के और इन मिन जुमला हिंदुओं के ताल्लुक से सही नहीं है। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बोले थे ठीक है, इलियास साहब मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, लेकिन शमसी साहब आप इसका जवाब दीजिए। इलियासी साहब कह रहे हैं कि करप्शन हर जगह है, हर महकमे में छोटी बड़ी करप्शन है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मुसलमानों में ही खामियां क्यों नजर आती है? जी देखिए, इसमें जो अभी बता रहे थे, जो भी थे इसमें, जब मैं बोलूं प्रमोद जी मैं आऊंगा आपके पास, प्रमोद जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन शमसी साहब आप जरा इसका जवाब दीजिए। जो मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे इलियासी साहब कि करप्शन हर जगह है, हर महकमे में है, छोटी बड़ी करप्शन तो है,
लेकिन इसमें सुधार लाने के बजाय जो भारतीय जनता पार्टी है, इनको सिर्फ मुसलमानों में ही क्यों खामियां नजर आ रही है? हिंदू मुस्लिम की बात तो यही कर रहे हैं ना। इनका अगर जांच की जाएगी तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन इन्होंने 100 रुपए में ली होगी और उससे लाखों रुपए कमा रहे होंगे, सरकार को दे नहीं रहे होंगे। आज ये सरकार की बात कर रहे हैं, आज ये वक्फ की बात कर रहे हैं। मेरे तो नाम वक्फ पे जो एक हक चीज होता जमीन था, नहीं है रे भाई। इलियासी साहब, वक्फ का ने बात पूरी करनी दीजिए। ठीक, नहीं, झूठा इल्जाम लगा दिया शमसी वक्फ मेरे का जो पर, हिस्सा होता था। सावरकर के रास्ते पे चल के देश के गद्दार मेरे पे झूठा इल्जाम लगाए। मैं इंडियन आर्मी इलियास साहब आपको वक्त मिलेगा। इलियास साहब आपके पास आऊंगा। शमसी साहब को जरा कंप्लीट करने दीजिए। शमसी साहब को पहले जरा कंप्लीट करने दीजिए। मेरे नाम पर, मेरे खानदान वालों के नाम पे नहीं है। झूठा इल्जाम लगा डाले मेरे ऊपर। ये झूठ और धोखे वाले लोग हैं। वो तो बेरोजगारी और महंगाई ठीक है, इलियासी साहब आऊंगा आपके दोबारा पास, लेकिन शमसी साहब को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जांच हो जाएगी, आपका पता चल जाएगा कि आपने वक्फ में मदरसा बनाया है कि नहीं, स्कूल बनाया है कि नहीं, वो अलग बात अरे है। लाले भाई तो लाले, हम मैं कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, कंसल्टेंट हूँ। मैं मोदी योगी के साथ जाहिल नहीं हूँ के नाम लिए धर्म का हजारों करोड़। इलियासी साहब मैं जाहिल नहीं हूँ। इलियासी साहब पर्सनल मत नहीं जाए। हूँ। ठीक, पहले तो आप शमसी साहब आप अपनी बात जेब से पैसे लगा के दीन का काम करने वाला हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती एक इंच जमीन नहीं है मेरे नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पे आप इज्जत की टोपी रखे हुए हैं, माशाल्लाह से मुसलमान लग रहे हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, तो कम से कम बात मुसलमान हम कि हैं। आपको लोग समझे कि आप तुम्हारे मुस्लिम को आईना नुमाइंदे, दिखा रहे हैं कि सावरकर मुस्लिम के स्कॉलर गुलाम हैं। मत बनो, देश के गद्दार मत बनो, मूर्ति पूजकों के गुलाम बन के जहन्नम में मत जाओ। ये हम समझा रहे हैं। इलियासी साहब हम आपको टाइम देंगे, दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन लिंगम शमसी साहब को जरा कंप्लीट करने दीजिए। पहले पहले शमसी साहब को जरा कंप्लीट करने दीजिए, हम आएंगे आपके पास। आप जी अगर शमसी पर्सनल साहब, हो जाएंगे ना नहीं, शमसी तो आपके झूठे भारी इल्जाम पड़ेगा। लगा इसका रहा मतलब है हूं, कि आपने इस्तेमाल चोरी कर रहा हूं। की है, आपने चोरी की है, इसका मतलब आप वक्त के चोर हैं, इसका मतलब है सीधी सी बात है, आपने वक्त से फायदा चोर उठाया, आप, सीधी आपके बाप आपको इतना चोर बुरा है। है तो बात क्या आपके है? बाप सावरकर चोर थे, आप चोर है। देश के गद्दार आपके पिताजी सावरकर थे, मोदी योगी चोर है, तुम चोर है, अमित शाह चोर है। इलियासी साहब इसीलिए इस वक्फ तरह खा जा रही है, बात नहीं होगी। रेलवे इलियासी साहब इस तरह बात नहीं होगी। इलियासी साहब इस तरह बात नहीं होगी। आप एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट मत कीजिए। अहम मसला है, अहम मुद्दा है, लोग आपको देख रहे हैं, गंभीरता के साथ इस मामले पर बात कीजिए। ये मुस्लिम सुन लीजिए, आज हमारी कौम जो बदनाम हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि ये मुस्लिम स्कॉलर बनकर क्या क्या बोल जा रहे हैं, उनको पता नहीं। ये मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। ये बिके हुए, मैं एकदम साफ आपके चैनल पे अब इनकी असलियत बता रहे हैं कि बिके हुए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के दलाल हैं जो पैसा लेकर मुस्लिम स्कॉलर बनकर उनकी तरफ से बात करते हैं। ठीक है, मैं आप दोनों के पास दोबारा आऊंगा। ठीक है, मैं आप दोनों के पास दोबारा आऊंगा, लेकिन ठीक है, प्रमोद जी आपके पास मैं आऊंगा। प्रमोद जी ठीक है, आप दोनों के पास में दोबारा लिखा करें, अपने नाम के आगे दलाल लगाया करें कि मैं दलाल हूँ फला पार्टी का और हमको पैसा दिया पार्टी। ठीक है, आप तुम्हारे जैसे लोगों को इज्जत से ठीक है, इलियासी साहब आऊंगा, दोनों के पास आऊंगा। ठीक है, प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, लेकिन ये जो कानून अब चूंकि कानून बन गया है, लेकिन असल कंट्रोवर्सी ये है कि मुसलमानों की जो एसेट है वो ये मुस्लिम तंजीमों के रहनुमा जो है वो कह रहे हैं कि ये अब सरकार के हाथ में डायरेक्टली चले गए हैं। वक्फ बोर्ड जो है वो डिसएम्पावर हुआ है। ये जो शक या इल्जाम लगाया जा रहा है, इसको जरा दूर कीजिए। तुम्हारे जैसा गुलाम मैं नहीं बनना है मुसलमानों को। जी देखिए, एक्चुअली क्या है जी, यहाँ पे वक्फ एक्ट के नाम पे लोगों में बहुत गलत फहमियां हैं। जी गलत फहमियां हैं, और उस गलत फहमियां को या तो वो लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या फिर जो है अपने फायदे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, आप देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है कई बार जो है अमेंड किया गया है जी, और उसमें सुधार, कोशिश देखिए सुधार करने का था, लेकिन सुधार के जगह पे उसमें और कमियां आते रहा, और यही वजह है था कि करीब जो है 40 लाख मुस्लिम फैमिली ही वक्फ बोर्ड पर केस किए हुए हैं। यदि इसमें कमियां ना होता तो आप ये बताइए कि जिस कम्युनिटी के लिए बना हुआ है, मुस्लिम वक्फ केवल मुस्लिम के लिए बना हुआ है, आखिर इतनी ज्यादा संख्या में आपके अगेंस्ट में केस क्यों किया गया? दूसरी चीज जो है, अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो ये प्रोविजन दिया हुआ है कि जो ट्रिब्यूनल जो कर देगा वो कर देगा। दूसरा, जो लिमिटेशन एक्ट को उसमें फॉलो नहीं किया जा रहा था। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अनुसार हम काम करेंगे,
दूसरी तरफ आप अपनी सुविधा के अनुसार यदि आप कहेंगे शरिया कानून की तरफ से करेंगे, तो ये दोगलेपन की नीति नहीं चल सकती है। आपको भारत में भारत के कानून की तरह मानना पड़ेगा। सवाल ये है कि जब वक्फ एक्ट पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास हुआ, फुल मेजोरिटी से मान हुआ, भारत में लोकतंत्र है, तो जब लोकतंत्र ने अपने बहुमत से पास किया है, कानूनी तरह से पास किया है, राष्ट्रपति ने उसको ये कर दिए, सर्वे कर दिए, गवर्नमेंट ने उसको जो है एप्लीकेबल कर दिया, तो फिर आपको एतराज क्यों हो रहा है? दूसरी चीज, आप एक चीज देखिए कि जो अमेंडमेंट हुआ है उसका पर्पस क्या है, मेन मोटिव क्या है। देखिए, फायदा केवल मुस्लिम कम्युनिटी को ही होना है, लेकिन इसमें सिर्फ यह दिया गया है कि आपको ट्रांसपेरेंसी है। ये जो एक्ट बना है उसमें देखिए पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं था। आपको मैं आज तक के ये बता दें कि किसी भी मस्जिद से या किसी में जो दुकान है, मस्जिद के आगे में देखिएगा हर जगह दुकान है करीब करीब, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसमें कितने इनकम आ रहा है पता चलता है। कनॉट प्लेस में 1 लाख रुपया का जो है दुकान का किराया पर मंथ का है, और उसमें से ले रहे हैं आप 1 रुपया महीना, और वो कोई छोटे मोटे नहीं है। ये वक्फ एक्ट बना हुआ था गरीबों के लिए, जो अंतिम वर्ग के लोग थे, मोमिन के लिए बना हुआ था, बेवा के लिए बना हुआ था, ये जो अनपढ़ लोग हैं उनको जो है उत्थान के लिए बना हुआ था, गरीबों के लिए, जो सामर्थ्य के लिए नहीं बना हुआ था। लेकिन आज यदि यहाँ देखिएगा 99% जो प्रॉपर्टी वक्फ की है, वो यहाँ के जो मुस्लिम के जो बड़े बड़े नेता हैं, मैं उनको मुस्लिम भी नहीं कह सकता हूँ, जो अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए है, जो अल्लाह ताला के जो है धन पे जो बेईमानी कर रहा है, वो मुस्लिम किसी भी एंगल से नहीं हो सकता। ये मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ। आप देखिए कि बहुत जैसे आ रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं ओवैसी साहब, उन्होंने करीब 3000 करोड़ रुपए का। ठीक है प्रमोद जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन वक्त बहुत कम है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जगदीप सिंह जी, आपके पास में आऊंगा। जिस तरह से सरकार ये दावा कर रही है कि ये कानून बनाने से पहले इस पर मुशावरत की गई, 6 महीने उस पर मुशावरत की गई, तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फ्रेंस में लिया गया। प्रमोद जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। प्रमोद जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। जगदीप सिंह जी, आपके पास में आ रहा हूं कि जो सरकार कह रही है कि इससे कानून लाने से पहले या बिल लाने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फ्रेंस में लिया गया, उनसे मुशावरत की गई, समाज के हर तबके को उनसे बातचीत की गई, कई तजावीज़ मौसूल हुई, उन पर बातचीत हुई। कांग्रेस पार्टी ने जेपीसी का मुतालबा किया, उसको माना गया, जेपीसी कमेटी बनाई गई, कांग्रेस पार्टी के लोग भी उसमें शामिल किए गए। लेकिन फिर भी आपकी तरफ से इल्ज़ाम ये लग रहा है कि इसमें मनमानियाँ की गई, जो अपोजिशन ने तजावीज़ रखी थी या तरामीम रखी थी, अमेंडमेंट्स रखे थे, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? ललाली साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी अपेक्षा थी कि कम से कम ये अधिवक्ता महोदय जो हैं, जब ये बात करेंगे तो ये संवैधानिक तौर पर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। एक जगह इन्होंने उदाहरण दिया कि अगर ऐसा नहीं होता तो इतने लाख केस जो है वो वक्फ बोर्ड पर नहीं होते। मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ। दिल्ली के मेहरौली में कोई जमीन का टुकड़ा था जिसकी बहुत कीमत बताई जाती है। वो एक परिवार के 2 भाइयों ने किसी बिल्डर को बेच दिया। जब वक्फ बोर्ड उस पर दाखिल हुआ, वक्फ बोर्ड ने अपना उसके ऊपर अपनी जो है अपना काबिज होना बताया, तो पता ये चला कि उनके वालिद ने आज से 50 साल पहले वो जगह लीज पर ली थी। तो ये एक तरह से जब आप संशय पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट की सेक्शन 4 क्या कहती है कि अगर किसी जगह के ऊपर वक्फ को लगता है कि ये जगह उसकी है, तो सबसे पहले उसे राज्य सरकार को बताना है, फिर एक सर्वे कमेटी अपॉइंट करनी है, फिर उसके बाद सरकारी गैजेट में बकायदा उसको प्रकाशित करवाना है, और उसके बाद जाकर ये तय होगा कि वो जगह किसकी है। फिर भी ये राइट जो है वो आवेदनकर्ता के पास रहेगा कि वो किसी भी कोर्ट में चला जाए। सेक्शन 32 की ये बात कर रहे हैं भाई साहब जो भाजपा के हैं, इनको बड़ी तकलीफ है कि भाई वहां पर जो है तरीके से काम नहीं होता, आमदनी सही तरीके से खर्च नहीं होती। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो सेक्शन 32 में ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि वक्फ की आमदनी के जरिए होंगे, प्रबंधन कैसे होगा और किस तरीके से सारे तामझाम को देखा जाएगा। मेरा सवाल ये है कि अगर आप इतने ही चिंतित थे, आपको लगा कि मुतवल्लियों ने सही से काम नहीं किया, आप कोई जांच बिठा देते। अभी आपने बात की जेपीसी की, 44 संशोधन
विपक्षी जेपीसी सदस्यों ने दिए, आपने एक नहीं माना। जो 14 आपने माने वो आपके घटक दलों के थे। बात यहाँ खत्म होती है। मैं जम्मू कश्मीर से ठीक है, आऊंगा आपके पास, टाइम वक्त बहुत कम है, मैं आऊंगा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान शमशेर आज़ाद जी, आपके पास आऊंगा मैं। वक़्फ़ चूंकि अब कानून बन गया है, लेकिन अब जो बाकी माइनॉरिटीज़ है, अक़लियती तबका है, वो खौफ में है कि कल को सरकार उनके लिए भी ऐसा कोई कानून लाएगी। इस सोच और इस खौफ को आप कैसे ख़त्म करेंगे? नहीं, ये तो सर देखिए, हमने फिर वही कहा ना, जो हमारी अपोजिशन पार्टी है वो हमारे भोले भाले मुसलमानों का सिर्फ हमेशा इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको इमोशनल जो ब्लैकमेल सवाल पूछे वो जवाब दीजिए। ठीक है, जगदीप से आएंगे, ठीक है, उसका भी ये जवाब देंगे। ठीक, मैंने सेक्शनशिप की बात की, उसमें जवाब दो। ठीक है, कम से कम ये सोचे कि आप नुमाइंदे हैं मुस्लिम समाज के, तो कम से कम मुद्दे की बात करो ना भाई साहब, कहानी मत सुनाओ ना, कहानी मत सुनाओ। आप चिल्लाएं, आप पार्टी के, आप राजनीतिक पार्टी के, आप चिल्लाइए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अल्लामा साहब मैं समान बोल रहा हूँ आपको। कम से कम ये सोचना चाहिए, बोलना चाहिए कि जो बातें करे गलत तरीके से न करे। भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ मिलकर ये बात किया था, और जब कानून लाने के पहले भी जमीनी सतह पर सबसे मुलाकात करके, जो धर्म गुरु है, आप देख लीजिए लखनऊ में, आप देख लीजिए खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं, अगर होता तो कम से कम सड़कों पर उतरना चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं भाई ठीक है, चलिए, आप कह रहे कानून गलत है, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, आप जो है शांति से जो आप जुलूस निकालिए, आप विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन ठीक है, आपको पता है, ठीक है शमशेर, ठीक है, वक्त बहुत कम है। जो इलियासी साहब, आपके पास आऊँगा मैं। वक़्फ़ जो है इतने बरसों से चल रहा है, काम कर रहा है, मदरसे, मसाजिद या खानकाहों के अलावा कई बड़ी यूनिवर्सिटियाँ या बड़े अस्पताल नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें एहतसाब, ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत थी? हैदराबाद के अंदर आप आइए और हैदराबाद के अंदर आपको ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मिलेंगे और ओवैसी ग्रुप ऑफ स्कूल्स मिलेंगे। हजारों मुसलमान बच्चे बच्चियां फ्री में पढ़ रहे हैं जी। वक्फ की जमीन का फायदा दिख जाएगा, फ्री एजुकेशन, फ्री कपड़े, सब फ्री। अब मैं ये कहना चाहता, दो बातें। एक तो प्रमोद जी ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल फाइनल होता है, मैं कहूंगा तो फिर 40,000 लोग केसेस के सब फाइल वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ। और दूसरा, लद्दाख की जमीन मोदी ने चाइना को दे दी। हिंदू नहीं है मोदी, योगी अमित शाह, हिंदू नहीं बोलूंगा मैं, वो लोग को गद्दार, चाइना के गुलाम बोलूंगा। इसीलिए ये हुकूमत के भी काबिल नहीं है, क्योंकि इनके लिए जमीन महफूज नहीं, पैसा महफूज नहीं, रोजगार महफूज नहीं, हिंदू बेटियां महफूज नहीं। तो जहां महफूज नहीं वो चीज छीन लेना चाहिए उनसे। वह जमीन छीन ले रहे हैं, दूसरे पूरे डिपार्टमेंट इनसे छीन लेना चाहिए मेरी नजर में। और आखिरी और अहम बात, आरएसएस के स्पोर्ट्स पर्सन ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं अपने उसमें कि अब चर्चेस के पास कितनी जमीनें हम निकालेंगे, सिख गुरुद्वारों के पास कितनी जमीनें निकालेंगे, जैन मंदिरों के पास कितनी जमीनें निकालेंगे, और उस पर हम बिल लेकर आएंगे। यानी इनकी नीयत भी गंदी, इनकी नीति भी गंदी। ये लोग आरएसएस वाले, बीजेपी वाले अंग्रेजों के इशारे पे वक्त बहुत कम है। प्रमोद जी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। मामला चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट में है, क्या मुस्लिम तंजीमों के लिए कोई राहत सुप्रीम कोर्ट कोई राहत उनको दे सकती है? और क्या सुप्रीम कोर्ट, अगर उसको इस कानून में कोई खामी नजर आ रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक लगा सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में खामियां के लिए नहीं लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का बिल वापस हुआ, बिल भी वापस होता है इंशाअल्लाह। आया हुआ है, उसमें केवल ये आया हुआ है कि ये जो वक्फ एक्ट बना है, ये क्या भारत के संविधान के अनुकूल है या विपरीत है? यदि विपरीत है, जो बता रहे हैं कि बिल वापस होता है इंशाअल्लाह, और आर्टिकल 26 के अगेंस्ट में यदि है, तो फिर वो मैटर को अभी 3 जज के यहाँ लगा हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब के यहाँ है, पीवी संजय कुमार साहब के यहाँ है, केवी विश्वनाथन साहब के है। ये डिसाइड करेंगे कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में किया जाए, और ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा जो आर्टिकल है उसका वायलेशन हो रहा है। यदि ये होता है तब जो है, अदरवाइज मोटा मोटी जो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि जो ये एक्ट पास हुआ है, क्या पार्लियामेंट में कोई गलत ढंग से हुआ है, क्योंकि इसमें फुल मेजोरिटी से लोकसभा में भी हुआ है, राज्यसभा से भी हुआ है। जब आप लोकतंत्र में बहुमत से हुआ है। दूसरा, इसमें यह देखा जाता है कि जो भारत का मूल संविधान है, मूल संविधान को आप यदि पार्लियामेंट भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं। जो ये बार बार कर रहे हैं कि आर्टिकल 26 को ये प्रावधान के अगेंस्ट में है, तो मैं आपको बता दूं क्लियरली कि इसमें कहीं कोई अगेंस्ट में नहीं है। ये गलतफहमी है।
ये केवल जो है कि आपको रिलीजियस में जो है पूजा पाठ करने में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसका ये मतलब है कि आप घपला कीजिए, आप चोरी कीजिए, आप अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी के ऊपर बेईमानी कीजिए, आप जो है शेष रात बांध करके उस पे मंडराइए, उस पर जो है सरकार का दायित्व बनता है। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है। इलियासी साहब आखिरी सवाल। अब इलियासी साहब आखिरी सवाल आपसे कि मामला चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा ट्रिपल तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सीए का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन इन तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के हक में फैसला दिया। वक्फ कानून पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के हक में फैसला देती है, फिर मुस्लिम तंजीमों के पास क्या ऑप्शन है, क्या आगे का लाए अमल होगा? किसान बिल की तरह वक्फ बिल भी वापस होगा इंशाअल्लाह, और सुप्रीम कोर्ट में मिश्रा जैसे, गोगोई जैसे, बोबडे जैसे दलाल जजेस बैठे हुए, आरएसएस के दलाल देश को तोड़ रहे हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला भी दलाल जजेस ने दिया है, जो बिल्कुल संविधान के खिलाफ, वेदा गीता। इलियासी साहब ये शब्द आपको जेब नहीं देते, इन लफ्जों का इस्तेमाल आपको जेब नहीं देता, ये अल्फाज इस्तेमाल करना माना जाएगा और बिल को वापस लेने पर मजबूर किया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद कुमार जी हमारे साथ थे, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और शमसे आज़ाद साहब हमारे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, जगदीप सिंह साहब हमारे साथ थे, कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, और मोहम्मद इलियासी शराफुद्दीन साहब मुस्लिम स्कॉलर है। और मामला वक्फ कानून का था कि वक्फ कानून पर असल में जो लड़ाई, जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात है, जो यकीन मुसलमानों को दिलाया गया था कि ये मुसलमानों के हक में है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें कामयाब हो गया या कोई कानून लाने में जल्दबाजी हुई है? लेकिन दूसरी तरफ से मामला सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज़ायद दरखास्तें इस मामले के खिलाफ दर्ज हुई है, और 16 अप्रैल को इस पर सुनवाई होनी है, और 16 अप्रैल को सबका इंतज़ार रहेगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, और अगर फैसला सरकार के हक में आया फिर मुस्लिम तंजीमों के पास क्या ऑप्शन है, उस पर तमाम नजर रहेंगे। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।